नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था सहित समूची शिक्षण व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया है। सरकार ने कहा, कोविड वैक्सीन के लिए स्लॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से बुक किया जा सकता है। देश ने टीकाकरण में 58 करोड़ 89 लाख का आंकड़ा पार किया। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में 3 स्तरीय चुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान के काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को ग्रहण किया। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन पर सहमति बनाने के लिए आज G7 की आपात बैठक बुलाई है। छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। और टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों का आज उद्घाटन। रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु समारोह में भारत के ध्वज वाहक होंगे। दोपहर समाचार में विशाल शर्मा के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से शुरू हुआ है और अगले वर्ष 15 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। इंडिया पोस्ट इस कार्यक्रम के प्रसारण में आकाशवाणी समाचार का साझेदार है। कल पूछे गए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न था, साइमन वापस जाओ का नारा किसने दिया था? आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में दुनिया भर के श्रोताओं के उत्तर मिले हैं और क्विज के भाग्यशाली विजेता हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के प्रदीप मोहन परगल। जैसे ही आकाशवाणी द्वारा प्रसारित अमृत महोत्सव क्विज के विनर होने का समाचार प्राप्त हुआ तो मेरी तो खुशी का ही ठिकाना ना रहा। मैं बचपन से ही रेडियो सुनने का शौकीन रहा हूँ। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित आजादी का अमृत महोत्सव क्विज हमें अपने देश की आजादी व स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। किसी एक प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। अमृत महोत्सव क्विज के आज का प्रश्न फिर से सुन लें। किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है? आकाशवाणी के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजनों में शामिल हों।
अब समाचार विस्तार से। सरकार ने शिक्षा को अधिक समावेशी बनाने और विद्यार्थियों को 21वीं सदी के लिए तैयार करने के वास्ते आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली में इन पहलों की शुरुआत की। राष्ट्रव्यापी शिक्षा नीति से स्कूली और कॉलेजों की शिक्षा पद्धति सहित संपूर्ण शिक्षा पद्धति की दिशा में आमूलचूल परिवर्तन होगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के 1 वर्ष की उपलब्धियों पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया। उन्होंने पढ़ने की दक्षता, समझ और गणना में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल भारत FLN टूल्स की भी शुरुआत की। इनके अलावा प्रिया एक्सेसिबिलिटी बुकलेट, दीक्षा प्लेटफॉर्म पर संसाधन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग पर वर्चुअल स्कूल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर 2021-22 की भी शुरुआत की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं की सराहना करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के डिजिटलीकरण और इस क्षेत्र की मजबूती की दिशा में काम कर रही है। जिस प्रकार से आज हम 5 उपक्रम को आपके सामने एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड के नाते, ये कोई परफॉर्मेंस अप्राइजल नहीं है, हम रिपोर्ट कार्ड के नाते प्रजातंत्र में पब्लिक डोमेन में सर्वसम्मुख अपने कामों के बारे में विनम्र प्रतिवेदन करना एक जिम्मेवारी बनती है। आज ऐसे ही कुछ काम हमने पूरा किया है, जिसमें महत्वपूर्ण है कि हमने NEP के आधार पे पिछले 1 साल में क्या किया उसकी एक डॉक्यूमेंट बना के हमने सर्वसम्मुख रखा है, पब्लिक डोमेन में रखा है। हमारी प्रयास है, आप उसको परामर्श और समीक्षा कर भी सकते हैं, परामर्श दे भी सकते हैं। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना और विकलांगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के विकास को बढ़ावा देने में मददगार साबित होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि कोविड वैक्सीन स्लॉट अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के जरिए बुक किए जा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा कि मोबाइल नंबर 9013151515 के जरिए स्लॉट बुक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 6 अंकों का OTP दर्ज करने के बाद लोग पसंदीदा तिथि, स्थान, पिन कोड और वैक्सीन चुन सकते हैं। देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 58 करोड़ 89 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में 63,85,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 39,486 मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 97.68% हो गई है। महामारी से देश में अब तक 3 करोड़ 17 लाख लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कल 25,467 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कुल मरीजों की संख्या लगभग 3,19,000 रह गई है। संक्रमण की दैनिक दर 1.55% है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि करीब 51 करोड़ नमूनों की जांच की जा चुकी है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था सहित समूची शिक्षण व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया है। सरकार ने कहा, कोविड वैक्सीन के लिए स्लॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से बुक किया जा सकता है। देश ने टीकाकरण में
58 करोड़ 89 लाख का आंकड़ा पार किया। स्वस्थ होने की दर 97.68% हुई। बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में 3 स्तरीय चुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान के काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को ग्रहण किया। लोगों को सुरक्षित निकालने के अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन पर सहमति बनाने के लिए आज G7 की आपात बैठक बुलाई। छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए और टोक्यो में पैरालंपिक खेलों का आज उद्घाटन। रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। बिहार में मुखिया, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्यों के एकल पदों के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना जारी होने के साथ राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव इसी साल 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में होंगे। जिला परिषद के 1161, पंचायत समिति के 11,497, मुखिया के 8,387 और ग्राम पंचायत सदस्यों के 1,14,733 पदों के लिए चुनाव होंगे। ग्राम पंचायत समितियों और जिला परिषदों का गठन इस वर्ष 15 जून तक किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण चुनाव नहीं कराए जा सके थे। छत्तीसगढ़ में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। ये मुठभेड़ बस्तर डिवीजन के सुकमा जिले के गोमपाड़ गांव के पास हुई। ये अभियान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जिला रिजर्व गार्ड के संयुक्त दल ने चलाया। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कल शाम से 2 मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादी मार गिराए हैं। इनमें लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर भी शामिल है। पुलिस ने बताया कि उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में कल रात सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार दिया। इनकी पहचान नहीं की जा सकी है। इससे पहले श्रीनगर के आलूची बाग क्षेत्र में कल रात लश्कर ए तैयबा के शीर्ष कमांडर सहित 2 आतंकवादी मारे गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार ये दोनों आतंकवादी कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों की हत्याओं में शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज सुबह दिल्ली हवाई अड्डे पर अफगानिस्तान के काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को ग्रहण किया। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री पुरी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, शेष भारतीय नागरिकों को वापस लाने की व्यवस्था की जा रही है। I want to start by thanking the Honorable Prime Minister who has made it possible to carry out these rescue operations to bring our brethren who are in difficult circumstances there, or arrangements are also being put in place for the remaining people. We are in constant touch with them, and I want to compliment the Ministry of External Affairs, my friend Jaishankar ji, Muralidharan ji, for having implemented this. हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि काबुल से निकाले गए 25 भारतीयों सहित 78 लोग आज सुबह ताजिकिस्तान के दुशांबे से नई दिल्ली पहुंचे।
सरकार बृहस्पतिवार को सदन में सभी दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराएगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय को सभी संसदीय दल के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। भारत अफगानिस्तान के काबुल से अब तक तकरीबन 600 लोगों को सुरक्षित निकाल चुका है। इस बीच विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने के लिए वायुसेना, एयर इंडिया और नागर विमानन मंत्रालय की सराहना की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा के लिए आज G7 की आपात बैठक बुलाई है। इस बैठक में वे अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन पर सहमति बनाने का प्रयास करेंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी सेना की वापसी के मुद्दे पर बाइडेन के फैसले के बारे में व्यापक अप्रसन्नता के बीच श्री जॉनसन इस संकट पर G7 नेताओं की बैठक कर रहे हैं। ओलंपिक खेलों के सफल आयोजन के बाद जापान की राजधानी तोक्यो पैरालंपिक खेलों के आयोजन के लिए तैयार है। रंगारंग उद्घाटन समारोह आज तोक्यो के ओलंपिक स्टेडियम में होगा। उद्घाटन समारोह की थीम है वी हैव विंग्स। जापान के कई भागों में कोविड-19 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं है। कोविड प्रतिबंधों की वजह से 5 एथलीटों सहित केवल 6 अधिकारियों को ही उद्घाटन समारोह में भाग लेने की अनुमति दी गई है। भारत का 11 सदस्यीय दल उद्घाटन समारोह में भाग लेगा। ऊंची कूद और रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन तंगावेलू भारत के ध्वजवाहक होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस महीने 23 से 29 तारीख तक आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विशेष सप्ताह मना रहा है। दूरदर्शन आज आजादी का सफर, स्वतंत्रता संग्राम की गाथा, नए भारत का सफर और पूर्ण स्वराज पर वृत्तचित्र का प्रसारण करेगा। आकाशवाणी आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ राष्ट्रीय अमृत महोत्सव क्विज और विशेष कार्यक्रम अपराजिता का प्रसारण करेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम छात्रों के कौशल विकास के लिए कैमरा कॉम्प्लीमेंटिंग कंटेंट और बायोस्कोप के फिल्म स्क्रीनिंग पर ऑनलाइन सत्र का आयोजन करेगा। प्रकाशन विभाग मुंबई में 23 अगस्त से एक सप्ताह की क्षेत्रीय प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। फिल्म प्रभाग इंडिया एट 75 वॉइस ऑफ प्रोग्रेस नामक ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। इसी सिलसिले में निशान का प्रसारण भी किया जा रहा है। स्वाधीनता संग्राम के वे निशान जो साक्षी हैं हमारे सेनानियों के संघर्ष और बलिदान के। आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष श्रृंखला निशान। हर बुधवार को शाम 4:45 पर कार्यक्रम परिक्रमा में FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म
भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। और सुखदेव के उल्लेख के बिना स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी पूरी नहीं हो सकती। देश के इन 3 महान सपूतों ने गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 23 मार्च 1931 को तड़के जब इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी तो पूरा देश निराशा में डूब गया था। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना, झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। आज की इस कड़ी में हम एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार केलप्पाजी केलप्पन नायर के बारे में भी बात करते हैं, जिन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आज उनकी 132वीं जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1889 में केरल के कालीकट में हुआ था। के कलप्पन असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। मालाबार क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए उन्होंने कई मौकों पर गिरफ्तारी दी। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए पय्यानूर समुद्र तट पर मार्च किया और नमक बनाया। उन्होंने जहां एक तरफ सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भी अथक लड़ाई लड़ी। उन्होंने केरल राज्य के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में वे संसद के लिए चुने गए। अपने कार्यकाल के अंत में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और सर्वोदय कार्यकर्ता बन गए और केरल में भूदान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। वे राज्य में कई गांधीवादी संगठनों के अध्यक्ष भी रहे। आज ही के दिन 1911 में बंगाल प्रांत में कृष्णानगर में महान स्वतंत्रता सेनानी बीना दास का जन्म हुआ था। वे उन अनेक महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में अग्रणी भूमिका अदा की। बीना दास ने 21 साल की उम्र में ख्याति प्राप्त की जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से 5 गोलियां चलाई। ये घटना 1932 की है, जब संयोग से उसी दिन उसी स्थान पर बीना दास को स्नातक उपाधि प्राप्त करनी थी।
बीना दास ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 9 साल तक कड़ी मेहनत की, जिसके पीछे अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश कब्जे से मुक्त देखने की तीव्र इच्छा थी। वे छत्री संघ नाम की वुमेन स्टूडेंट समिति की सक्रिय सदस्य थीं, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम किया था। आज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले गांधीवादी नित्तूर श्रीनिवास राव की जयंती भी है। उन्होंने मैसूर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। श्रीनिवास राव का जन्म बेंगलौर में एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 1930 और 1940 के दशक में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस की मैसूर राज्य इकाई के लिए काम किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय प्रदान किया। 1927 में जब महात्मा गांधी बेंगलौर गए तो श्रीनिवास राव ने गांधी जी से उनकी आत्मकथा का अनुवाद करने की अनुमति ली और अनुदित पुस्तक का नाम सत्य शोधन रखा। इसी के साथ हम आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आज बादल छाने और वर्षा की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम लगभग 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चेन्नई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास रहेगा। श्रीनगर में तापमान 19 से 32 और जम्मू में 27 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लेह और गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। गुवाहाटी में बादल छाए रहने की संभावना है। कोहिमा में बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ईटानगर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गंगटोक, अगरतला, शिलंग और आइजॉल में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। अगरतला और शिलंग में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आइजॉल में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार स्वतंत्रता संग्राम और इसके गौरवशाली इतिहास पर 16 अगस्त से विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और पता जेल है? श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था सहित समूची शिक्षण व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया है। सरकार ने कहा, कोविड वैक्सीन के लिए स्लॉट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के माध्यम से बुक किया जा सकता है। देश ने टीकाकरण में 58 करोड़ 89 लाख का आंकड़ा पार किया। बिहार में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी। 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक 11 चरणों में 3 स्तरीय चुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अफगानिस्तान के काबुल से लाए गए श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूपों को ग्रहण किया। इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन पर सहमति बनाने के लिए आज G7 की आपात बैठक बुलाई है। और टोक्यो में पैरा ओलंपिक खेलों का आज उद्घाटन। रियो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगवेलु समारोह में भारत के ध्वज वाहक होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।